पीनियल ग्लैंड्स क्या देखने वाले बेटा? Pineal glands। तो पीनियल ग्लैंड्स क्या है? इट्स लोकेशन डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। ये कहां पर है? फोरब्रेन के डोर्सल साइड में है। फिर हार्मोन रिलीज मेलाटोनिन। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है आपके? मेलाटोनिन। और इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि रेगुलेट 24 आवर डायurnal रिदम ऑफ द आवर बॉडी एंड स्लीप वेक साइकिल। मतलब ये आपके 24 घंटों को नियंत्रण करती है, कब आपको जागना है, कब आपको सोना है। कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड्स। मतलब आपकी दिनचर्या को यही डिसाइड करती है। कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड्स। तो लिखा ना ये इट रेगुलेट 24 आवर डायurnal रिदमेटिक फॉर बॉडी एंड स्लीप वेक साइकिल। मतलब जागने और सोने वाली साइकिल को ये कौन मैनेज करता है? आपकी पीनियल ग्लैंड। फिर इन्फ्लुएंस बॉडी मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा ये हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करती है। फिर टेम्परेचर को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी एंड डिफेंस ऑफ कैविटी। तो ये सारा जिसको भी कंट्रोल करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड। इसका इमेज देखते हैं। देखो पीनियल ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है। क्या है आपकी पीनियल ग्लैंड जो फोर ब्रेन की कहां पर है? एंड वाले पोर्शन में। ओके, तो ये क्या है? आपकी पीनियल ग्लैंड जो आपको कौन सा हार्मोन निकालती है? मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। और ये हार्मोन्स क्या करता है? हमारे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है 24 आवर स्लीप वेक साइकिल जो हम करते हैं। तो दिनचर्या को डिसाइड कौन करता है? आपका पीनियल ग्लैंड्स करता है। ओके, इसको कर लिया। क्या ये थोड़ा सा ग्लैंड्स ऑफ थोरेसिक रीजन। मतलब ऐसी ग्लैंड जो कहां पर? थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट हो। कहां पर प्रेजेंट हो? आपके थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले देखते हैं अपन थायराइड ग्लैंड। क्या देखते हैं? थायराइड ग्लैंड। तो ये इमेज देख पा रहे हैं ये थायराइड ग्लैंड है। ये क्या है आपके? देखो ये आपका ट्रैकिया है। मतलब ये क्या है? तो ये आपका ट्रैकिया है और यहाँ पर जो ग्लैंड प्रेजेंट रहेगी तो उसी को आप क्या बोलेंगे? थायराइड ग्लैंड। इसी को हम क्या बोलेंगे? थायराइड ग्लैंड। तो लोकेशन देख लो पहले, तो इसका लोकेशन एंड फंक्शन। तो ये साइड ऑफ ट्रैकिया, ये किस साइड में रहती है? आपके ट्रैकिया की साइड में। ट्रैकिया मैंने लंच में बताया था आपको। ट्रैकिया बताया था, ईसोफेगस होता है, सब कुछ बताया था कि नहीं? फिर वाई लोब स्ट्रक्चर, इसमें कितने लोग रहते हैं? 2 लोग रहते हैं। एंड कनेक्टेड थ्रू द थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड isthmus। जिस टिश्यू से ये कनेक्ट रहते हैं उसी का नाम क्या होता है? आपका isthmus होता है। फिर कंसिस्ट ऑफ फॉलिकल मेड ऑफ द फॉलिकुलर सेल इनक्लोज इन द कैविटी इज कॉल्ड स्ट्रोमल टिश्यू। मतलब उन्होंने बताया कि जो ये थायराइड ग्लैंड रहती है, जिस कांटेक्ट में रहती है जिस टिश्यू को, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इज आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड ग्लैंड। मतलब थायराइड ग्लैंड के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। और आयोडीन किससे मिलेगा आपको? नमक से। क्योंकि नमक जब हम खाना खाते हैं तो नमक खाते कि नहीं? और नमक खाते हैं तो हमको आयोडीन मिलेगा। और आपने देखा होगा कि जब हम नमक खाते हैं तो उसमें देखा नमक के पैकेट में उसमें लिखा रहेगा आयोडीन युक्त शुद्ध नमक लिखा रहेगा ना। मतलब उसमें आयोडीन क्या है? प्रेजेंट है। और आयोडीन प्रेजेंट है तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या फंक्शनेबल है। मतलब इसका फंक्शन रहता है हमारी बॉडी में। क्या फंक्शन रहता है? उसी को देखने वाले हैं। तो ये ग्लैंड्स हमारे अंदर कितनी होती है? एक होती है। हार्मोन्स की बात करें तो इसमें 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। एक तो T4 और एक क्या होता है? T3। T4 और T3। T4 को थायरोक्सिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोलते हैं और T3 को हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो T4 मतलब मोनोडाई ट्राई टेट्रा, तो 3 मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन और 4 मतलब टेट्रा, तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन है ना। तो ये हार्मोन्स कहते हैं T3 एंड T4। अब इनका बेसिक फंक्शन क्या रहता है? तो पहली बात इसका फंक्शन क्या है कि रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपका जो बीएमआर रहता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? आपका थायराइड ग्लैंड। फिर कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है? आपके थायराइड ग्लैंड। फिर मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमारे अंदर वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। अगर सोचो वाटर का डिसबैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस हो जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा? हमको हो जाएगा डायरिया। क्या हो जाएगा? डायरिया। और डायरिया में यही तो होता है, डायरिया इज कॉल्ड लूज मोशन। इसको क्या होते हैं? लूज मोशन, उल्टी दस्त होना। इसमें क्या होता है रहता है कि हमारा जो बॉडी फ्लूइड रहता है ये फीकल मैटर के द्वारा निकल जाता है। और आपने देखा जब डॉक्टर के पास आप जाओगे तो डॉक्टर आपको क्या लिखता है? ORS लिखता है ना। ORS इसका मतलब क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट।
जो आपका सॉल्ट फीकल मैटर के थ्रू निकल गया उसको फिर से रिहाइड्रेट करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं ओआरएस। उसमें सॉल्ट ही तो रहते हैं और जैसे हम ओआरएस पीते हैं तो हमारा थोड़ा सा लूज मोशन क्या हो जाता सही हो जाता है। होता है ऐसा कि नहीं? ये तो रीजन रहता है उसका। फिर रेगुलेट डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सीएनएस, मतलब हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है ये रेगुलेट करता है और मैच्योरेशन और डेवलपमेंट में भी क्या करता है ये हेल्प करता है। फिर सपोर्ट और प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। अब आरबीसी जो आपकी बनती है आरबीसी है ना रेड ब्लड सेल्स, तो इसी को हम इलेक्ट्रोसाइट बोलते हैं। तो ये बनवाने में भी हेल्प करता है कौन आपका थायराइड ग्लैंड। मतलब ये सोचो थायराइड ग्लैंड का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और थायराइड ग्लैंड किससे चलती है आपके नमक से चलती है। किससे चलते नमक से। अगर आप नमक दोगे तो ये थायराइड ग्लैंड T3 और T4 निकालेगी और अगर इसको नमक प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा आयोडीन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो मैं आपको बताऊंगा अभी क्या प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो जाएगी वो भी आपको बताऊंगा। पूरी ग्लैंड्स में यही पढ़ना है आपको है ना। फिर क्या है एंड रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखो ये भी इंपॉर्टेंट आ गया। अभी अपन ने पीरियड देखा था तो वो भी क्या करता था अगर उससे डिसऑर्डर हो जाएगा तो इरेगुलर हो जाएगा और ये भी क्या करता है आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या करता है रेगुलेट करता है ना। फिर उसके बाद टीसीटी की बात करें क्या है टीसीटी हार्मोन्स। तो टीसीटी हार्मोन्स क्या है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स। इसी को बोलते हैं प्रोटीन हार्मोन। क्या बोलते हैं प्रोटीन हार्मोन। तो ये क्या करता है आपके रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। मतलब जो भी हमने खाया जितना भी हमको प्रोटीन मिला तो प्रोटीन से कैल्शियम मिलेगा ना तो कैल्शियम को मेंटेन या लेवल अप कौन करेगा आपका टीसीटी करेगा। मतलब ये रेगुलेट करेगा ब्लड में कैल्शियम के लेवल को। और सोचो ब्लड में कैल्शियम का लेवल रेगुलेट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। मैंने आपको जब चैप्टर 18 पढ़ा रहा था तब आपको बता दिया था कि ब्लड में अगर कैल्शियम रहता है तो इसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉटिंग अच्छा होता है। और अगर ब्लड में कैल्शियम नहीं रहेगा तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा मतलब हमारा खून जमेगा क्या नहीं जमेगा। तो कैल्शियम इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। बताया था कि आपको बताया था फिर मैंने बोला था कि उसको अच्छा लगेगा। यस यस दैट इज राइट नाउ। अब हम देखते हैं थायराइड के बाद दूसरा ग्लैंड उसका नाम क्या है पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड का सारा फंक्शन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या है देखो थायराइड ये और इसके जस्ट पीछे साइड अगर सपोज दैट देखो ये ग्लैंड्स आपकी थायराइड से और थायराइड ग्लैंड्स के पीछे साइड देखें भले ही हमारा एंड से या फ्रंट वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन क्या है आपका बैक वाला पोर्शन है। तो यहीं पर आपको 4 लोग मिलेंगे 1 2 3 4 और इन्हीं ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं पैराथायरॉइड। मतलब थायराइड के पीछे ग्लैंड जो प्रेजेंट रहती है उसी का नाम क्या है पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो ये दिखा दिया कि बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में जो ग्लैंड पाई जाती है उसको हम क्या बोलेंगे पैराथायरॉइड। एंड थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द कैल्शियम होमियोस्टेसिस। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कैल्शियम को मेंटेन करते हैं। होमियोस्टेसिस तो आपको पता चल गया था थर्मोरेगुलेशन मतलब बॉडी को रेगुलेट करना और कैल्शियम होमियोस्टेसिस मतलब हमारे कैल्शियम को मैनेज करना कहां पर बॉडी के अंदर। तो इसका ये फंक्शन रहता है। फिर ये देखो इनका थायराइड ग्लैंड का नंबर क्या था ओनली 1 लेकिन पैराथायरॉइड ग्लैंड का नंबर कितना है आपका 4 लिखा था यहां पर। देखो 1 2 3 और 4 तो ये 4 इसका नंबर रहेगा। फिर हार्मोन्स क्या है तो यहाँ पर पीटीएच हार्मोन निकलेगा। क्या निकलेगा पीटीएच मतलब पैराथायरॉइड हार्मोन और इसी को हम क्या बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन। अब इसके फंक्शन देखो तो इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम मतलब ये हमारे अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या कर देता इंक्रीज कर देता है। तो इसी को बोलेंगे हम हाइपर कैल्शियमिक। अगर हमारे अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्या हाइपर कैल्शियमिक। लेकिन ये कैल्शियम का लेवल बढ़ना भी नहीं चाहिए और घटना भी नहीं चाहिए। दोनों हमारे लिए क्या है दोनों ही हमारे लिए क्या है हार्मफुल है। अगर लो हो जाएगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी अगर ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर कैल्शियमिक डिजीज आएगी। तो ये दोनों ही क्या रहना चाहिए मेंटेन रहना चाहिए बढ़ना भी नहीं चाहिए और ये घटना भी नहीं चाहिए। फिर क्या लेगा एक्ट ऑन बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। या देखो और दूसरी बात ये एक्ट किस पर करते हैं ये पीटीएच किस पर काम करेगा आपका बोन पर करेगा मतलब हड्डियों पर ये काम क्या करेगा आपका काम करेगा और स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। इसी को बोलेंगे हम रिजोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन। और फिर थर्ड फंक्शन इसका क्या है कि स्टिमुलेट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूबल्स। तो रीनल ट्यूबल्स आपने पढ़ा ना या किडनी वाला पोर्शन पढ़ रहा है। तो रीनल ट्यूबल से ये क्या करता है कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है। फिर इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड
और डाइजेस्टेड फूड में भी कैल्शियम को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा उसके एब्जॉर्प्शन को। तो ये फंक्शन किसका करेगा, पैराथायरॉइड ग्लैंड का। अब हम देखते हैं थाइमस, क्या देखते हैं हम, थाइमस। अच्छा, थाइमस कहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, तो ये रहेगी आपके स्टर्नम रीजन में, जैसे आपका चेस्ट रीजन है और चेस्ट रीजन में प्रेजेंट रहेगी आपका थाइमस। तो चलो मैं इसको डायग्राम से बताता हूँ। ओके स्टार्ट। तो थाइमस क्या होता है, थाइमस इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड स्टर्नम। ये लंग्स, दोनों लंग्स के किसमें होती है, बीच में होती है। और फिर क्या लिखा, बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। ये एरोटा की कौन सी साइड में, वेंट्रल साइड में। जैसे अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि जो आपका थाइमस ग्लैंड है, तो पहली बात तो ये देखो, ये लंग्स है, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, तो दोनों लंग्स के क्या है, बीच में है, देखा ना, ये थाइमस ग्लैंड, दोनों लंग्स के क्या है, ये बीच में है। और ये यहाँ पर क्या रहता है, आपका स्टर्नम रहता है। ये क्या रहता है, स्टर्नम। तो स्टर्नम के बैक साइड है, मतलब स्टर्नम के जस्ट क्या है, पीछे, और एरोटा के वेंट्रल साइड है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, थाइमस बोलेंगे। थाइमस की लोकेशन समझ में आया था आपको। ये क्या है, आपके लंग्स के, दोनों लंग्स या दोनों फेफड़ों के क्या है, बीच में होता है। इसके बाद क्या होगा कि degenerate in old age, so immune response become weak. This is a very important point also, because अगर हम बात करें थाइमस ग्लैंड्स की, तो ये ओल्ड एज में डीजनरेट हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, सपोज दैट हम अभी 5 वर्ष के हैं, कितने वर्ष के हैं, 5 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष के बच्चों में थाइमस ग्लैंड्स क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। 6 वर्ष के हो गए थोड़ा सा और छोटी, 7 वर्ष के हो गए और छोटी, 10 वर्ष के हो गए और छोटी, और 12 के और छोटी, 20 की और छोटी, ऐसे ऐसे इसका साइज क्या रहेगा, आपका घटता जाएगा। मतलब बच्चों में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और ज्यादा रहेगी तो बच्चों में इम्यून सिस्टम भी क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, और बड़ों का इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक हो जाता है। तो इसका रीजन क्या होता है, यही रीजन होता है। बेटा अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में ये ग्लैंड्स क्या होती है, ज्यादा लार्ज होती है, और इसी की वजह से इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो इसका ग्लैंड का साइज क्या होता है, कम हो जाता है। आया ना कि डीजनरेट इन ओल्ड एज, सो इम्यून रिस्पांस बिकम वीक, और इसी की वजह से वृद्ध लोगों का इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक। वो कुछ भी खा लेते हैं उल्टा सीधा, चाइनीज या स्नैक्स वगैरह, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कमजोर, उल्टी होने लगती है, उल्टी दस्त होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये, क्योंकि उनका इम्यून रिस्पांस क्या है, वीक हो गया। क्योंकि किसकी कमी से, क्योंकि आपका थाइमस ग्लैंड क्या है, उसका साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो जितना ज्यादा बड़ा साइज रहेगा उतना सा अच्छा हमारे इम्यून रिस्पांस रहेगा, और जितना साइज घटता जाएगा तो इम्यून रिस्पांस भी आपका क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। फिर देखते हैं अपन थाइमोसिन, ये कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, थाइमोसिन बोलते हैं। थाइमोसिन को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं। तो इज अ प्ले रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट में भी क्या करता है, प्ले रोल। अच्छा, टी लिम्फोसाइट 2 तरह की होती है। वैसे मैंने ब्लड में आपको बताया था, ब्लड जब WBC पढ़ रहे थे तो WBC में आपको लिम्फोसाइट बताया था, क्या नाम, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जब मैंने आपको बताया था न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट में आ रहा था। फिर मोनोसाइट बताया था, फिर लिम्फोसाइट बताया था। और लिम्फोसाइट 2 तरह का, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारे अंदर एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन टी का क्या एंटीबॉडी बनाने नहीं रहता है, ये एंटीबॉडी बनवाने में हेल्प करता है। ऐसे समझते हैं। जब मैं 12th में पूरा चैप्टर है, तो 12th में मैंने जब बताया था बच्चों को, तो मैंने ये कहा था कि सपोज 2 सिस्टर है, एक 12th में पढ़ रही है, एक 10th में पढ़ रही। तो 12th में जो सिस्टर पढ़ रही उसका नाम क्या है, बी, और 10th में जो पढ़ रही उसका नाम क्या है, टी। तो बी लिम्फोसाइट का काम क्या है, रोटी बनाना, मतलब बड़ी सिस्टर खाना बनाएगी, लेकिन छोटी सिस्टर खाना नहीं बनाएगी। वो खाना बनाने, बी और टी लिम्फोसाइट समझ में आ गया बेटा कि बी लिम्फोसाइट में वो खाना बनाती है, लेकिन टी लिम्फोसाइट खाना नहीं बनाती, वो सिर्फ खाना बनाने में हेल्प करेगी। जैसे वो आ गई तो उसने कहा कि चलो ऐसा करो, तुम प्याज काट दो, है ना, टमाटर काट दो, सैलेड वगैरह जो भी रहेगा, और उसके बाद वो हेल्प कर देगी, और ये डायरेक्टली खाना बना देगी, है ना। तो ऐसे इसका काम है कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगी, लेकिन टी लिम्फोसाइट बनाती नहीं, ये क्या करती है, हेल्प करती है। तो प्ले रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, दस प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इसी को हम बोलते हैं CMI बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, देयरबाय प्रोवाइडिंग हार्मोनल इम्यूनिटी। आ गया ना।
कि ये एंटीबॉडी बनवाने में भी क्या करता है, आपका हेल्प करता है। तो थाइमस का रोल आ गया सर बेटा। ये थाइमस का मेन इंपॉर्टेंट रोल ये है कि हमारे हार्मोन और इम्यून सिस्टम को क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। और थाइमस ओल्ड एज में ज्यादा रहता है, ओल्ड एज में कम हो जाता है थाइमस ग्लैंड का साइज, और जबकि जो अर्ली एज रहती है उसमें साइज इसका रहता, और उसी प्रकार से इम्यून सिस्टम हमारा घटता और बढ़ता है। समझ गया ना। इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन, देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। क्या देखना है, डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। तो अब हम देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। तो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर को हमको समझना है। तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड्स अगर कम निकलेगा तो क्या बीमारी होगी, और थायराइड ग्लैंड्स अगर ज्यादा निकलेगा तो फिर क्या बीमारी होगी। तो इन दोनों को ही समझना है। तो सबसे पहले ये हाइपोसीक्रेशन, मतलब थायराइड ग्लैंड की क्या हो रही है, आपकी कमी हो रही, और ज्यादा सीक्रेशन रही तो क्या प्रॉब्लम रहेगी। तो हाइपोसीक्रेशन की बात करें, हाइपोथायराइडिज्म, आयोडीन डेफिशिएंसी इन अ डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ। अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड्स की और इसकी कमी होती है तो इससे हमको आयोडीन नहीं मिलेगा, और आयोडीन नहीं मिलेगा तो हमको प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो सबसे पहले डिजीज आती है गोइटर। क्या होता है, गोइटर। तो गोइटर क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। हमारे ये थायराइड ग्लैंड्स क्या होती है, बड़ी हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं हिंदी में घेंगा रोग। क्या बोलते हैं, घेंगा रोग, क्योंकि इसमें थायराइड ग्लैंड क्या होती है, बड़ी। जैसे कि आप इमेज पर आते हैं तो इमेज में आपको ये घेंगा रोग तो दिख रहा है, ये क्या है, देखो ये इसमें देखो थायराइड ग्लैंड्स आपकी कहां पर, यहां पर थोड़ा नेक रीजन में, और यहां पर एक ग्लैंड का साइज कितना बड़ा हो गया कि नहीं। और इसी को हम बोलते हैं गोइटर है, इसी को हम बोलते हैं घेंगा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घेंगा रोग। तो समझ में आया ना आप पीडीएफ। इसके बाद देखो दूसरा है क्या, क्रेटिनिज्म। दूसरा क्या है, क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म में क्या रहेगा, स्टंट ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन। इसमें हमारी ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। और दूसरी बात, लो इंटेलिजेंस, क्वाइट एबनॉर्मल स्किन एंड डिफॉर्मेशन, और हमारे अंदर जो स्किन रहती है तो ये क्या रहती है आपकी एबनॉर्मल। और डीप म्यूटिज्म, मतलब हम थोड़ा सा म्यूटिज्म भी हो सकता है इसमें के अंदर, क्रेटिनिज्म में। इसके बाद क्या है, इन एडल्ट, अगर हम एडल्ट की बात करें तो वुमेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड बिकम इरेगुलर। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीमेल में भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर रहती है ना, और उसके बाद थायराइड ग्लैंड्स में भी इरेगुलर रही। जितने भी पर ग्लैंड्स पड़ रहे हैं तो इसका इफेक्ट कहां पर पड़ेगा, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर पड़ता है। फिर इसके बाद देखते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, तो कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, अगर ज्यादा सीक्रेशन हो जाए, थायराइड ग्लैंड्स का कम सीक्रेशन हो जाए तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा सीक्रेशन है तो भी वो हानिकारक है, इससे को कैंसर हो जाएगा। कहां पर, थायराइड ग्लैंड में। तो थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाएगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ नोडुल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यहां पर बहुत बड़ी-बड़ी नोडुल्स तो हो ही नहीं है ना, तो इसमें डेवलपमेंट हो जाएगा। और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर को बोलते हैं हम ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। ग्रेव्स डिजीज क्या है, किसका सीक्रेशन, थायराइड ग्लैंड का कम सीक्रेशन या ज्यादा सीक्रेशन, ज्यादा सीक्रेशन। और लार्ज सीक्रेशन से कौन सी डिजीज आएगी आपको, ग्रेव्स डिजीज आएगी। तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड प्रोस्ट्रम ऑफ आई बॉल एंड इंक्रीज बीएमआर एंड वेट लॉस। तो इनकी वजह से हमको ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपन एड्रिनल ग्लैंड पर। इसके बाद आते हैं एड्रिनल ग्लैंड पर। तो एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती हैं, तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बता देता हूं। सर्च करो उसमें जल्दी से एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड्स, और एड्रिनल ग्लैंड्स को हमने डायग्राम से देखा, और जैसे ही डायग्राम से देखेंगे तो इसमें हम देखो, अगर हम एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करें तो ये आपकी क्या है, कौन सी ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड। और ये आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड्स है ये कहां होती है, अपर साइड ऑफ किडनी, मतलब किडनी, दोनों किडनी के ऊपर साइड जो ग्लैंड प्रेजेंट रहती है उसी को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। तो इसमें आपको रीजन मिलेंगे, इसमें आपको क्या मिलेंगे, रीजन मिलेंगे। रीजन कौन कौन से मिल सकते हैं आपको, जोना ग्लोमेरुलेसा, क्या मिलता है आपका, जोना ग्लोमेरुलेसा। फिर उसके बाद आता है जोना फेसिकुलेटा, सबसे बाहर लेयर को हमने क्या बोला, जोना ग्लोमेरुलेसा। इसके बाद जोना फेसिकुलेटा, और उसके बाद आएगा आपका जोना रेटिकुलरिस। क्या जाएगा, जोना रेटिकुलरिस। तो जब मैंने आपको बताया था क्या नाम, जीएफआर पढ़ा रहे थे, और जीएफआर क्या था, क्या था, क्या फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। तो जीएफआर क्या है ना, तो इसकी ट्रिक आपको ध्यान रखना है, जीएफआर क्या ध्यान रखना, जीएफआर बाहर साइड से, बाहर साइड क्या, ग्लोमेरुलेसा,
एफ साइड fasciculata और आर फॉर रेटिकुलरिस। समझ में आया ना? तो जी अपना ध्यान, जोना तो सभी में लगा देना। तो जोना, ग्लोमेरुलस, fasciculata और रेटिकुलरिस। अब ये कितना परसेंट रहता है? 50%, ये 70 और ये बाकी 7। अब देखो इनसे हार्मोन्स निकलते हैं, तो मिनरलोकॉइड्स और एल्डोस्टेरोन। कौन से हार्मोन्स था? मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एल्डोस्टेरोन। और अगर हम इनकी बात करें तो इससे क्या निकलेगा? अपना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन निकलेगा, एस्ट्रोजन निकलेगा और मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकलेगा, है ना? अब हम देखते हैं, अच्छा रीजन की बात करें तो देखो ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन रहेगा और ये अंदर वाला रीजन रहेगा, तो इसी को हम बोलेंगे मेडुला। क्या बोलेंगे? मेडुला। और मेडुला में ये कैथेड्रल हार्मोन्स रहते हैं जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन रहते हैं। ये सारे हार्मोन्स कहां पर प्रेजेंट रहेंगे? आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला में रहते हैं। तो हम थ्योरी पर आते हैं, है ना? देखिए इसकी बात करें थ्योरी में, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे अपन जोना ग्लोमेरुलस। क्या देखेंगे? जोना ग्लोमेरुलस। और मैंने आपको बताया कि जोना ग्लोमेरुलस क्या है? बाहर लेयर, आउटर लेयर। तो ये सबसे बाहर लेयर है, इट इज द आउटर लेयर एंड मेंटेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऑफ कॉर्टिसोल। तो ये हमारे अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है। फिर इसका फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट करेगी ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन, लिपोलाइसिस मतलब लिपिड्स का फॉर्मेशन और प्रोटियोलाइसिस मतलब होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक है ना? फिर उसके बाद देखते हैं इनहिबिट। हाँ, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द एमिनो एसिड, मेंटेन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी क्या करता है? मेंटेन करता है। एंड द किडनी फंक्शन। फिर नीचे आते तो प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस इम्यून रिस्पांस। और ये एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन देती है। जैसे कि देखो हमारे अंदर सूजन होगी तो सूजन को सप्रेस करने का काम भी कौन करता है? ये रीजन वन, ये हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन सा? कॉर्टिसोल। तो जैसे कि हमको चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद सूजन आ जाती है, तो सूजन को क्या करेगा? सप्रेस करेगा। लेकिन कौन सा हार्मोन? कॉर्टिसोल हार्मोन करेगा। फिर क्या लिखा है? स्टिमुलेट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और ये जीएफआर को भी क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। और आरबीसी प्रोडक्शन को भी कराने में क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। और आ जाओ, फिर दूसरा रीजन देखते हैं, जोना फैसिकुलेटा। क्या देखते हैं? जोना फैसिकुलेटा। और ये कौन सी लेयर होती है? आपकी मिडिल लेयर होती है। तो मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड आर एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ पर क्या निकलता है? आपका एल्डोस्टेरोन निकलता है, एल्डोस्टेरोन। और ये इसका काम क्या करता है? स्टिमुलेट करता है रिजोल्यूशन ऑफ द सोडियम वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस एंड हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड एंड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। तो ये जितने भी इसके फंक्शन है, तो ये प्रॉपर्ली फंक्शन कराने में या फंक्शन करने में क्या करता? हेल्प करता है। फिर एक और लास्ट वाला है जोना रेटिकुलरिस। इसका क्या है? कौन सा रीजन? इनर लेयर। और इसमें क्या रहता है? एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड निकलता है। और ये क्या करता है? ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर। जो एक्सियल हेयर रहते हैं इसकी ग्रोथ को कराता है। प्यूबिक हेयर की बात करें तो प्यूबिक हेयर की ग्रोथ कराता है। और फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी, जब हम प्यूबर्टी एज में आते हैं, जितने भी हेयर जहां पर भी डेवलपमेंट होते हैं, तो कौन कराता है? आपका ये जोना रेटिकुलरिस। तो ये हेयर के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एक नीट में क्वेश्चन आता है कि हेयर डेवलपमेंट कौन सा रीजन कराता है? कॉर्टेक्स का, क्या नाम? एड्रिनल का। तो जोना रेटिकुलरिस, है ना? ये देगा। उसके बाद आते हैं अपन किस डिसऑर्डर ऑफ हार्मोन्स, है ना? तो देखो अब आपका इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये और एड्रिनल मेडुला है। अब इसमें हम देखेंगे कि इनके अगर हार्मोन्स प्रॉपर्ली ना निकले तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन एडिशन डिसीज। क्या देखेंगे? एडिशन डिसीज। तो एडिशन डिसीज का कारण क्या है? कि अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलेगा और अगर ये नहीं निकलेगा तो उससे क्या करेगा? आपको एडिशन डिसीज हो जाएगी। तो इसका काम क्या रहेगा? क्या है? कैसे ये शो करेगा? तो अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फैटिग। तो इसकी वजह से हमको हमेशा हरारत रहती है, थके थके रहते हैं, है ना? और दूसरी बात, हमारे अंदर लगातार वीकनेस होती रहती है। और एक्यूट का मतलब होता है कि हमेशा के लिए वीकनेस, तो हमेशा के लिए हम कमजोर बन जाते हैं, हमेशा के लिए थकान हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर्ली मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। और आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है तभी तो वो ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज मिलता है तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अगर ये नहीं होगा तो उसको आप क्या बोलते हैं? एडिशन डिसीज बोल सकते हैं। फिर उसके बाद अब देखो हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं? तो एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन बोलते हैं,
और एक होता है आपका नॉर एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, और एक और होता है आपका कैटेकोलामाइन्स। क्या होता है? कैटेकोलामाइन्स, और इसी को बोलते हैं इमरजेंसी फाइट फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट। तो इन तीनों हार्मोन्स का क्या काम रहता है? कौन से? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और कैटेकोलामाइन्स, इसी को हम इमरजेंसी फाइट फ्लाइट हार्मोन्स बोलते हैं। तो इन तीनों का हार्मोन्स क्या ये देखना है। तो फंक्शन देखते हैं। तो पहला फंक्शन इसका है इंक्रीज अल्टरनेस एंड पैपिलरी डायलेशन और पाइलोरेक्शंस ऑफ स्वेटिंग। मतलब ये क्या करता है? हमारे को अलर्टनेस, मतलब अलर्टनेस कौन प्रोवाइड करता है? हम अलर्ट क्यों रहते हैं? जैसे कि अभी आप समझ में हो, अलर्ट हो कि नहीं? कुछ बच्चों को तो नींद आ रही है क्योंकि आप अलर्ट नहीं हो। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके अंदर एपिनेफ्रिन हार्मोन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है। जैसे ऐसे समझते हैं हम सोते हैं, रात को सोते हैं और कोई आपको 3 बजे ऐसे ऐसे करे तो आप जग जाओ कि नहीं? अलर्ट हो जाओ कि नहीं? क्योंकि आपके अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज जाएगा? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और कैटेकोलामाइन्स, और इसी की वजह से अलर्ट रहते हैं। फिर प्यूपिलरी डायलेशन, मतलब हमारी जो आंख पलकती नहीं है, डायलेशन करती है, इसकी वजह से, इसी वजह से। पिलोरेक्शन ऑफ स्वेटिंग, हमारे को पसीना आता है, इसकी वजह से ये। फिर इंक्रीज हार्ट बीट, हमारे हृदय की धड़कन क्या होती है? बढ़ जाती है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये भी कौन कराता है? आपका ये कराता है। फिर स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज इन ब्लड, तो हमारे अंदर ग्लूकोज बनता है, लेकिन कौन करवाता है? ये आपका इमरजेंसी हार्मोन्स कराता है। फिर इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और लिपिड, जैसे लिपिड है, हमने घी खाया, लिपिड क्या करेगा? डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होकर ये फैटी एसिड में बन जाएगा, ग्लिसरॉल में बन जाएगा। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को खाया, दाल खाई, दूध खाया, इससे हमको प्रोटीन मिला, और प्रोटीन टूटकर एमिनो एसिड बन जाएगा, है ना? तो पेप्टाइड बन जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं, ये सारे फंक्शन को कौन करवाता है? आपका एड्रिनल, नॉन एड्रिनल और कैटेकोलामाइन्स करते हैं। थोड़ा सा और कर देना। फिर एक और, हाँ ये तो हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पैनक्रियास ग्लैंड। अल्फा सेल, बीटा पैनक्रियास निकालना कितना है? तो देखो स्टार्ट नाउ। तो पैनक्रियास, तो पैनक्रियास क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो पैनक्रियास का a composite gland whose main hormone is maintain glucose and homeostasis, तो ये composite gland होती है। क्या होती है? composite gland। इसी को बोलते हैं mixed glands बोलते हैं। क्या बोलते हैं? mixed glands। और mixed gland क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हार्मोन निकलते हैं दो तरह के, एक तो एंडोक्राइन हार्मोन और एक एक्सोक्राइन। अब दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, तो इसी की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। फिर इसके दो पार्ट लिखा भी है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पोर्शन या पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट क्या बनाता है आपका? 1 to 2 मिलियन इजलेट ऑफ लैंगरेंस निकलते हैं इससे। और इनमें क्या रहता है? दो तरह की सेल रहती है, एक तो अल्फा सेल और एक बीटा सेल। तो पहले डायग्राम पर आते हैं, और डायग्राम में से आपको बीटा सेल देखो, जैसे ये हमारी पूरी बॉडी पोस्चर है, और यहाँ पर आपको देखो ये लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको? पैनक्रियास। तो पैनक्रियास को हमने जूम जैसे किया तो हमको ऐसे इस तरीके से नजर आया आपका स्ट्रक्चर, है ना? इस तरीके से नजर आया। अब देखो इसमें ये पैनक्रियास पूरा दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके ये पूरा क्या है आपका? पैनक्रियास है। तो पैनक्रियास का ये हेड रीजन है, ये बीच वाला पोर्शन है, और उसके बाद फिर क्या बोलेंगे? उसका बैक रीजन बोलेंगे। उसके बाद उसका क्या बोलेंगे अपन? बैक रीजन बोलेंगे। इसके बाद देखो अब ये पैनक्रियास जिससे अटैच है इसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूडेनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ड्यूडेनम बोलेंगे। तो हेड, नेक और बॉडी वाला रीजन बोलेंगे इसको। और इनसे ही निकलते हार्मोन्स। इन ग्लैंड के अंदर दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो अल्फा हार्मोन और एक बीटा हार्मोन। ओके, तो अल्फा और बीटा हार्मोन्स का क्या रोल है ये अपन देख लेते हैं। तो देखो अल्फा हार्मोन्स क्या करेगा और बीटा हार्मोन्स, ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? आपके पेप्टाइड हार्मोन बनाते हैं। दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? आपके पेप्टाइड हार्मोन। तो अल्फा से निकलता ग्लूकागोन, क्या निकलता? ग्लूकागोन। और बीटा से क्या निकलता? इंसुलिन, क्या निकलता? इंसुलिन। और इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो पहले मैं फंक्शन समझाता हूं और उसके बाद बताता हूं आपको कैसे ये काम करते हैं। तो इनका टारगेट क्या है? हेपेटोसाइट। और हेपेटोसाइट क्या होती है? लिवर की सेल होती है। क्या होती है? लिवर की सेल होती है। एंड हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। फिर स्टिमुलेट क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, और इसी को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे। फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये हाइपरग्लाइमिक या हाइपोग्लाइमिक। फिर क्या कहता है? ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ये क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? आपका
इंक्रीज करेगा। अब कैसे ये काम करेगा समझ लो, ये वाला हार्मोन ग्लूकागोन, तो इसका काम क्या रहता है कि ये क्या करता है, आपके ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करेगा। मतलब ग्लूकोज आया और ग्लूकोज के लेवल को लगातार कौन बढ़ा रहा है आपका, कौन आपका ग्लूकागोन। मतलब ऐसे समझते हैं, सपोज आज हमने खाना खाया, खाना खाएंगे, उसके बाद जो खाना रहेगा उसमें क्या रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा किसकी वजह से, ग्लूकागोन की वजह से। ये ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, किसकी वजह से, ग्लूकागोन की वजह से। लेकिन अब हमने उसके बाद हमारे अंदर ग्लूकागोन भी निकलना, लेकिन इसके अपोजिट हमारे अंदर क्या निकलना, इंसुलिन निकलना, और इसका काम क्या रहता है कि जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है तो इसको भी क्या कर देगा, इंक्रीज। मतलब देखो ये इसने लेवल बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया, मतलब दोनों क्या हो गए, मेंटेन हुआ कि नहीं। ऐसे समझ, इसने लेवल बढ़ा दिया, ये भी बढ़ गया, तो दोनों क्या हो गए, मेंटेन हो गए। लेकिन सोचो अब दोनों का ही काम क्या है, इंक्रीज होना, ये भी अपना काम कर रहा है, ये भी अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर हमारे अंदर इंसुलिन ना निकले तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज अपने खाना खाया तो ग्लूकोज बढ़ा, फिर से बढ़ा, फिर से बढ़ा, और इंसुलिन निकलना क्या, नहीं निकल। अच्छा ये कम निकलेगा तो इतना बढ़ेगा, क्या इसकी बराबरी कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। और यही रीजन होता है शुगर में, क्योंकि ग्लूकोज तो लगातार निकलता रहता है और रेस का अमाउंट बढ़ता जाता है, लेकिन इंसुलिन नहीं निकलेगा तो ग्लूकोज का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा। ग्लूकोज का तो बढ़ जाएगा, लेकिन शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, मतलब इंसुलिन की वजह से इसका जो लेवल मेंटेन होना था वो हो पा रहा, क्या नहीं हो पा रहा। और इसी की वजह से हम उसको बोलते हैं कि हमारे अंदर खून के अंदर शुगर का लेवल बढ़ गया तो उसको बोलेंगे हम शुगर बोलेंगे, इसी को बोलते हैं हम डायबिटीज बोलेंगे। समझ में आया ना कि ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ गया, लेकिन इसको घटाने वाला लेवल हार्मोन्स नहीं निकला, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो ये तो बोलते हैं शक्कर का लेवल हमारे अंदर बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं शुगर, इसी को बोलते हैं हम डायबिटीज बोलते हैं। तो समझ में आ गया ना। तो ग्लूकोज क्या करता है, इस लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, और अगर मेंटेन नहीं हो जाएगा तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, शुगर। और जब शुगर हो जाएगी तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या देगा आपको, इंसुलिन का इंजेक्शन देगा ना, इंसुलिन। और इंसुलिन जैसे ही हम लगाएंगे तो आपका सही लेवल क्या देगा, कम हो जाएगा। और चेक कराएंगे तो पहले आपकी शुगर 480 हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से शुगर होती है। और आपको एक बात और बता दूं, शुगर एक हार्मोन डिसीज है, और हार्मोन डिसीज कभी कम नहीं होती है, तो उसको लेवल अप करना होता है तो सबसे बेस्ट है एक्सरसाइज वगैरह को, क्योंकि ये लेवल अप कर सकते हैं, मतलब लेकिन ये जड़ से खत्म नहीं होती है, ये हमेशा दवाई चलती रहती है ना। तो ये इसका रीजन है। अब देखते हैं डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर में वही होता है जो मैंने अभी बताया कि डायबिटीज मेलाइटिस कॉज्ड बाय द प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, और इसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक तो लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। और अगर हम बात करें तो इंसुलिन थेरेपी, ट्रीटमेंट में क्या रहेगा आपका, इंसुलिन थेरेपी। मतलब इसका ये होता है कि जैसे हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर क्या देगा, आपको इंसुलिन देगा, और इससे आपकी डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी, है ना। ये तो होता है इंसुलिन, जैसे आपने देखा होगा जो भी डायबिटीज पेशेंट रहता है तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाता रहता है डॉक्टर से, क्योंकि इंसुलिन की कमी है, और उसी की वजह से ऐसा होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब हम बात करते हैं गोनाड्स की। किसकी बात करेंगे अपन, गोनाड्स की बात करें। ओके, तो देखो इसमें क्या, गोनाड्स क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट, है ना। तो फीमेल गैमीट और मेल गैमीट के अंदर जो सेक्स ऑर्गन रहेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, गोनाड्स बोलेंगे। तो फ्रॉम गैमीट एंड सीक्रेशन और हार्मोन, तो ये गैमीट्स बनाते हैं और हार्मोन का सीक्रेशन कराते हैं, और उसी को हम क्या बोलेंगे, गोनाड्स बोलेंगे। तो गोनाड्स दोनों के अंदर पड़ेंगे, मेल के अंदर भी और किसके अंदर, फीमेल के अंदर। अच्छा, मेल के अंदर क्या क्या काम है, तो पहली बात तो मेल में टेस्टिस रहेगा और फीमेल में क्या रहेगा, आपका ओवरी रहेगा। टेस्टिस से क्या, अच्छा टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट रहता है आपका, इस टोटल सैक में प्रेजेंट रहेगा, और फीमेल में कहां पर रहेगा, ये ओवरी फॉलिकल्स या कार्पस लुटियम में प्रेजेंट रहेगा, है ना। फिर यहाँ पर कौन सी सेल बनेगी, लीटेक्स सेल, और इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। और यहाँ से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या रहेगा, टेस्टोस्टेरोन, है ना। और यहाँ से निकलेगा हार्मोन तो इसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन। और यहाँ कॉर्पस लुटियम से निकलेगा तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन। 12th में आपको डिटेल से पढ़ना है, ये पूरा डिटेल में है। 12th में चैप्टर है, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो इसमें पूरा ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन पढ़ना है। फिर स्टेरॉइड हार्मोन्स, इसमें एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन आ गया ना। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा मेल हार्मोन का नाम बताओ तो आपका क्या रहेगा, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन्स का नाम रहेगा तो टेस्टोस्टेरोन। तो क्या सर ये हार्मोन्स दोनों के अंदर निकलते हैं? हाँ, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन तो निकलेगा ही, साथ में इसके अंदर क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन भी निकलेगा और प्रोजेस्टेरोन भी निकलेगा, लेकिन फ्यू अमाउंट में,
और फीमेल के अंदर ये दोनों दोनों हार्मोन तो निकलेंगे ही, और साथ में क्या निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। तो सर अगर फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा निकल जाएगा तो क्या होगा? अरे तो होगा कुछ नहीं, तभी तो आपने बहुत सारी फीमेल देखी, क्योंकि किसी की मुंह उछाने लगती है, किसी की दाढ़ी आने लगती है, क्योंकि टेस्ट अच्छा आवाज भारीपन आने लगता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है ये मेनली किसके अंदर, मेल के अंदर, और मेल के लिए क्या फंक्शन है, क्योंकि मेल के अंदर ये चेंजेस लाता है। अगर यही हार्मोन फीमेल में निकले तो फीमेल में मेल लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगी कि नहीं? तो ये इसका रीजन होता है। अच्छा तो सर ये बताओ फिर फीमेल मेल में अगर फीमेल हार्मोन निकला है तो क्या होगा? अरे तो भी हो जाएगा, क्योंकि जो मेल अच्छे से प्रॉपर्ली बोलता था उसकी आवाज थोड़ा सा पतली हो जाएगी, लड़कियों को जैसे बोलने लगेगा, है ना, तो फेक आईडी बना के लड़कों को बुद्धू बनाएगा वो, है ना। तो यही तो उसका रीजन रहता है, क्योंकि उसकी आवाज हमारी बना, वो बोला कि हेलो मैं रीना बोल रही हूँ, लेकिन नाम तो उसका राम है, उसका नाम भले ही राम है लेकिन रीना बोल के बात कर रही है। हाँ तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें हार्मोन का डिसबैलेंस है। अगर मेल में फीमेल के हार्मोन्स आ गए तो फीमेल जैसे स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएंगे, और फीमेल के अंदर मेल के हार्मोन आ गए तो मेल जैसे हार्मोन जनरेट स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएंगे। समझ में आया ना? ये देखो सही की जरूरत है। फिर उसके बाद देखो इसके फंक्शन क्या है, तो ये इसके फंक्शन देख लेते हैं, सारे के फंक्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करना था। तो डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, मतलब हमारे अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है तो उनको डेवलपमेंट करने में क्या करता है, ये हार्मोन हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। मतलब अपन के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है तो इसके मेंटेन करने में हेल्प कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन करेगा। फिर लिखा है स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, हमारे अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस भी कौन कराएगा आपका? टेस्टोस्टेरोन कराएगा, स्पर्म का सीक्रेशन कराएगा। फिर एक्ट सीएनएस इन्फ्लुएंस दी मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो आ गया ना, लिम्बिक सिस्टम, आपके अंदर सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन। फिर लिखा है स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, आपकी जो मसल्स की ग्रोथ है ये बढ़ेगी कि नहीं, इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन। एंड फेशियल ग्रोथ ऑफ फेशियल एक्सिलरी हेयर, ये हमारे हेयर्स का डेवलपमेंट होता है, कौन? टेस्टोस्टेरोन। एग्रेसिवनेस एग्रेसिवनेस एंड लो ऑफ पिच ऑफ वॉइस, तो आवाज भारीपन में आता है किस वजह से? टेस्टोस्टेरोन। एंड प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो कौन? टेस्टोस्टेरोन। और इसकी जस्ट अपोजिट फीमेल में, तो फीमेल में कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन का काम क्या रहता है? ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को कौन जनरेट करता है? टेस्टोस्टेरोन। फिर क्या लिखा है? स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स, तो फॉलिकल्स को भी कौन जनरेट करेगा? टेस्टोस्टेरोन। 2 मिनट एक मिनट। फिर रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर, तो इसके अंदर सेक्सुअल बिहेवियर को कौन मेंटेन करेगा? टेस्टोस्टेरोन। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे कि मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट हाई पिच वॉइस, तो कौन करेगा? एस्ट्रोजन। और सॉरी एक मिनट, मैं टेस्टोस्टेरोन नहीं, यहां पर एस्ट्रोजन बोला, ओके सॉरी टेस्टोस्टेरोन नहीं, कौन? एस्ट्रोजन। फिर प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो सपोर्ट प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में सपोर्ट कौन करेगा आपका? प्रोजेस्टेरोन। इसीलिए ये जीके में क्वेश्चन आता है, एक बार केबी से पूछा गया था कि फीमेल प्रेगनेंसी हार्मोन क्या है, तो उसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। फिर स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एरोलाइन, स्टोर मिल्क एंड सीक्रेशन वर्क, तो मिल्क को कौन कराता है? ये प्रोजेस्टेरोन। तो ये हमने हार्मोन्स देख लिए। क्लोज कर दो।